हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करवाया था। जो हमारे पास टॉर्क की जो एक्सप्रेशन आई थी वो आई थी टाउ इज इक्वल टू, अगर एंटर हो तो NB/IA कोस थीटा। इसी कंसेप्ट में अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल या पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल होता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री। तो हमारे पास अल्फ़ा की टर्म में ये आया था हमारे पास NB/IA साइन अल्फ़ा। तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है और वो हो जाता है NB/IA। इसी को यूज़ करते हुए इस कंसेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो की जाती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसके एंड टर्न होते हैं और एरिया A होता है। इसको हम दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो रेडियल होती हैं, यानी कि हमेशा जो रेडियस की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी तो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी वो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के हमेशा किधर रहेगा, इसकी प्लेन में रहेगा। रेडियल का मतलब ये होता है, यानी कि थीटा ऑलवेज कितना रहेगा 0 डिग्री, तो टॉर्क रहेगा हमेशा मैक्सिमम NBI के बराबर। तो यहाँ पे ये कॉइल है, इस कॉइल को हमने 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। अब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है यहाँ से, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, यहाँ से आएगा। अब ये वायर जो है इसमें से आगे इस कॉइल से यहाँ पर एक ये मिरर स्ट्रिप होती है और ये होता है टोर्सन हेड। टोर्सन हेड का मतलब होता है कि ये एक इलास्टिक क्लिप होती है जो जिसको अगर हम ट्विस्ट करेंगे, यानी कि उसको मरोड़ेंगे, तो ये वापस जो है अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से ये कॉइल इससे अटैच है, यहाँ से मिरर अटैच है, फिर ये कॉइल हो और ये करंट फ्लो हो गई इस कॉइल में, ऐसे करंट फ्लो हो के ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा ऐसे, और फिर ये हमारे पास ऐसे होते हुए ये नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा ऐसे। ये करंट का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही करंट स्विच ऑन किया जाता है यहाँ सर, ये इसके साथ टोर्सन जो है पॉइंट है यहाँ पे, तो इनको जैसे हम स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये कॉइल जो है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क करेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ऐसे मुड़ जाएगी। ऐसे थी ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो इसकी ऊपर वाली जो रस्सी होती है, ये जो वायर होती है इसके ऊपर, इसमें बैंड आएगा, ये मूव करेगी ऐसे, इसके मरोड़ी लग जाएगी ऐसे, और उसके कारण क्या होगा, ये जो मिरर होगा ये भी मूव करेगा ऐसे। यहाँ पे मिरर के ऊपर एक लाइट गिरी रहती है, और अगर लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है। ये मान लिया इधर रिफ्लेक्ट होगी, और अगर ये मूव करता है तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी मूव करेगी। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का जो एंगल है वो डिफ्लेक्शन है वो नोट किया जाता है। ये है सारा इसका कंसेप्ट कि अगर ये कॉइल रोटेट करती है तो कितनी डिफ्लेक्ट होती है, उतना ही ये जो है ना मिरर मूव करेगा। मिरर मूव करेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है वो फिक्स रहता है। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट तो फिक्स रहेगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो मिरर के हिसाब से ऐसे मूव करेगी दूसरी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो नोट किया जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और फिर ये देखा जाता है कि अगर हम इसका हमें पता होता है टोर्सन हेड का, कि अगर इसको हम 1 डिग्री मूव कर देते हैं, 1 डिग्री ट्विस्ट कर देते हैं, तो कितना टॉर्क लगता है इसके ऊपर, इलास्टिक टॉर्क जो इसको वापस लेके आएगा। तो 1 डिग्री डिफ्लेक्ट करने में कितना टॉर्क लगता है, तो थीटा डिग्री डिफ्लेक्ट करेंगे तो कितना टॉर्क लगेगा, इसके अकॉर्डिंग हम जो है इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में लेट ए कॉइल having n number of turns, area A, carrying current I, is placed in a magnetic field of induction B. Let a rectangular coil placed, rectangular coil having
ए इज इक्वल टू एरिया, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज इक्वल टू करंट। ये है करंट थ्रू इट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। इसका जो इंडक्शन होगा बी इसका इंडक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। एज शोन इन फिगर, ये कंस्ट्रक्शन हमने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कॉइल है, ये दो मैग्नेट हैं, रेडियल मैग्नेट, कॉइल सस्पेंडेड है टॉर्सन हेड से, जो किसका बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। अब इसका प्रिंसिपल है इसका प्रिंसिपल है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द, it works on the fact that a current carrying coil placed in a uniform magnetic field एक्सपीरियंस टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। और इसका जो मैग्नेटिक टॉर्क है बैलेंस बाय द इलास्टिक टॉर्क, एंड द मैग्नेटिक टॉर्क is balanced by elastic torque in equilibrium। elastic torque in equilibrium, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा वो कॉइल को ट्विस्ट करेगा, और इलास्टिक टॉर्क है जो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगा। तो हमने मान लिया कि भाई मैग्नेटिक टॉर्क ऑन कॉइल, अब इसकी थ्योरी। मैग्नेटिक टॉर्क ऑन कॉइल, अब कॉइल का जो मैग्नेटिक टॉर्क हो कितना होगा भाई, टाउ बी इज इक्वल टू, एक टर्न के ऊपर कितना होता है, BIA कोस थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री कर देंगे और इसको n टर्न से गुणा कर देंगे। NBIA कोस थीटा होता है क्योंकि फील्ड इज रेडियल, फील्ड क्या है, रेडियल है। रेडियल का मतलब जो है वो रेडियस की तरफ होता है, तो हमेशा कॉइल की प्लेन उसके अंदर आएगी, प्लेन के पैरेलल हो। तो इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक टॉर्क हो जाएगा NBIA, ये मैग्नेटिक टॉर्क हो गया। अब इफ K इज इक्वल टू इलास्टिक टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इलास्टिक टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, अगर K हमारे पास वो टॉर्क है इलास्टिक टॉर्क जो उसको वापस लेके आता है, अगर 1 डिग्री उसको हम मोड़ दें ऐसे, 1 डिग्री अगर उसको ऐसे घुमा दें तो वो वापस उसको ले आएगा, वो टॉर्क K है। एंड थीटा इज इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन या ट्विस्ट, टोटल ट्विस्ट इन कॉइल में या टॉर्सन हेड में या वायर के अंदर जो भी है, ट्विस्ट जो है वो कितना है, थीटा है। देन नेट इलास्टिक टॉर्क कितना हो जाएगा भाई,
टाउ ई कर देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट डिग्री का के था, थीटा डिग्री डिफ्लेक्शन है तो के थीटा। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। अब इन इक्विलिब्रियम या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर हमारे पास जो होगा टाउ बी इज इक्वल टू टाउ ई, यानी कि मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू इलास्टिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क इलास्टिक टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में NBA इज इक्वल टू के थीटा। तो यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं के थीटा अपॉन NBA। अब हम देखते हैं कि के जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जो टॉर्सन हेड है उसका, इसका ये TH है टॉर्सन हेड, H लिखा हुआ है यहाँ पे फॉस्फोर ब्रोंज का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट रहेंगे, B कांस्टेंट रहेगा और A कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये चारों चीज़ें जो हैं, चारों क्वांटिटी कांस्टेंट हैं। देयरफॉर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K अपॉन NBA इनटू थीटा। अब ये जो हैं ये सब कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब ये I इज इक्वल टू जी थीटा हो जाएगी। इसको हम कांस्टेंट G मान सकते हैं। इम्प्लाइज I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी थीटा, वेयर G इज इक्वल टू, जी किसके बराबर हो जाएगा भाई, वेयर G इज इक्वल टू K अपॉन NBA। देयरफॉर, और ये होगा कांस्टेंट, देयरफॉर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी कि हम इस कॉइल को इस प्रकार कैलिब्रेट कर देते हैं इसकी मैं गैल्वेनोमीटर को, कि भाई थीटा के अकॉर्डिंग करंट का हमें पता चल जाएगा। जैसे 1 डिग्री अगर जाती है, 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंटर का, तो समझो 2 एम्पियर का करंट फ्लो है। 2 डिग्री होता है तो 4 एम्पियर का। तो इस प्रकार हम एक कैलिब्रेट कर देते हैं, एक स्केल बना लेते हैं जो थीटा के अकॉर्डिंग करंट हमें बताएगी। तो यहाँ से आ गया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो यूजेज हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होते हैं। डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमें करंट, वोल्टेज और इस डिफ्लेक्शन का पता चलता है। लेकिन ये है ऐसे ही, इसका प्रिंसिपल यही है और ये ऐसे काम करते हैं। अब हम बात करें कि अगर हमने इसकी करंट सेंसिटिविटी होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, अगर थोड़े करंट पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ की छोटी मोटी स्मेल आ जाती है, थोड़ी सी स्मेल भी हम महसूस कर लेते हैं तो सेंसिटिव कहे जाते हैं। थोड़ा सा अंदाज़ा अगर किसी भी गड़बड़ का हो जाए हमें तो भी, या खुशी का किसी प्रकार हो, अगर हमें सेंस ज़्यादा है, थोड़े में ज़्यादा समझ जाते हैं तो सेंसिटिव है। तो इसी तरह अगर थोड़े करंट के ऊपर स्मॉल करंट पे अगर लार्ज डिफ्लेक्शन होता है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी जो है अगर निकालें और उसको घटाना बढ़ाना चाहें तो कैसे निकालें, ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया है I इज इक्वल टू जी थीटा, करंट सेंसिटिविटी। इसका अगला है टॉपिक करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इट इज डिफाइंड एज द deflection per unit current। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट यानी कि IS
और इसका मतलब होता है थीटा बटे आई, थीटा अपॉन आई। अब एज थीटा इज इक्वल टू, एज आई इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, आई इज इक्वल टू के थीटा, यानी कि एन बी के थीटा कर देंगे। चलो इसको आई इज इक्वल टू के थीटा हमारे पास आ गया। देयर फोर आई एस इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाई के थीटा, यानी कि थीटा से थीटा कैंसिल, आई एस इज इक्वल टू 1/k, रेसिप्रोकल ऑफ के। और के की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो गैलोमीटर इसको जी थीटा किया था भाई हमने, यहाँ पे जी थीटा किया था, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी थीटा। तो ये जी थीटा करेंगे भाई हम यहाँ पे, तो रेसिप्रोकल ऑफ जी, और जी की वैल्यू आई हमारे पास के अपॉन एन बी है, तो ये उल्टा हो जाता है। देयर फोर आई एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के अपॉन एन बी ए करना है हमने, तो ये इम्प्लाइज आई एस इज इक्वल टू एन बी रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा पलट के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास एन बी ए बाई के। ये करंट सेंसिटिविटी है। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। तो करंट सेंसिटिविटी घटानी पड़े बढ़ानी पड़े तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हमने जो है यहाँ से देखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ कॉइल। और करंट सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, एरिया ऑफ कॉइल। और चौथे नंबर पर करंट सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, यानी कि इलास्टिक टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द टॉर्सन हेड। तो इसका मतलब यदि हम एन बढ़ा देंगे तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बी बढ़ाते हैं तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ती, ए बढ़ाते हैं तो भी बढ़ेगी, और के घटाएंगे तो भी बढ़ेगी। बढ़ानी हमने थोड़े करंट पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन महसूस करें। तो अगर हम एन बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, तो ये कॉइल बड़ी हो जाएगी। कॉइल बड़ी हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा बल्की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अनेबल टू हैंडल हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। जितने टर्न बढ़ाएंगे उतना बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये अनेबल टू हैंडल। बी अगर बढ़ा देते हैं तो हमें मैग्नेट का साइज़ बढ़ाना पड़ता है, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि कॉस्टली हो सकता है या फिर बल्की हो सकता है। तो साइज़ बढ़ाएंगे तो ये बल्की हो जाएगा, बड़ा साइज़ अगर मैग्नेट का बड़ा हो जाता है तो भी बल्की हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो कॉइल का एरिया बढ़ेगा। कॉइल का अगर एरिया बढ़ता है तो फिर ये जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कॉइल बीच में, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो इन तीनों केसेस के अंदर यदि हम एन बढ़ाते हैं, बी बढ़ाते हैं और ए बढ़ाते हैं तो गैल्वेनोमीटर बिकम बल्कि एंड अनेबल टू हैंडल, यानी कि हम उसको फिर थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें समाल चाहिए, समाल स्पेस के लिए चाहिए, तो छोटा गैल्वेनोमीटर बनाना फिर मुश्किल हो जाता है, और छोटा बनाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी कम होती है उसकी। तो इसलिए इफ़ अगर हम एन बी ए और ये इंक्रीज़ कर देते हैं, if we increase n, b or a to increase sensitivity, then the galvanometer becomes bulky, becomes a bulky। इसका मतलब and unable to handle। ठीक है, सो वी डज नॉट इंक्रीज एन बी ए, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो अब हमें अगर ये तीनों चीज़ें नहीं बढ़ानी है तो इसका मतलब उस पर ब्रोंज यानी कि के घटाना पड़ेगा। टॉर्सन हेड का जो ट्विस्ट कांस्टेंट है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, वो घटाना पड़ेगा। देयरफॉर वी हैव टू डिक्रीज के, देयरफॉर वी हैव टू
डिक्रीज के, यानी कि ट्विस्ट टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, मटेरियल पे। एंड फॉस्फर ब्रोन जो है इज सेलेक्टेड फॉर दिस, एंड फॉस्फर ब्रोन्स जो एक मेटल होता है, फॉस्फर मिश्र धातु होती है, अलॉय होती है, फॉस्फर ब्रोंज है वो स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट की जो होता है फॉस्फर ब्रोंज का होता है, उसको वी यूज़ फॉस्फर ब्रोंज फॉर टॉर्सन हेड। तो इसका मतलब हम जो है फॉस्फर ब्रोंज का टॉर्सन हेड, ये जो ट्विस्ट टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए टॉर्सन हेड किसका बना होता है, फॉस्फर ब्रोंज का, यहाँ से जिससे कॉइल लटकी रहती है, जिससे ये ट्विस्ट होता है इसका। तो भाई ये गोल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज डिक्रीज करने का कंसेप्ट था। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज जो सेंसिटिविटी होती है उसमें सीधी सी बात है कि V इज इक्वल टू आई आर, इस कॉइल का रेजिस्टेंस R हो तो हमारे पास वोल्टेज आई आर हो जाएगी। तो यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है थीटा बाई वी, वी एस इज इक्वल टू थीटा बाई वी, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी। और V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह लिख सकते हैं I क्या है हमारे पास, जी थीटा, तो इसको हम जी थीटा और R से और गुणा कर देंगे, ये वोल्टेज हो जाएगी। तो इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास हो जाती है K बाई आई आर, यानी कि जी थीटा बाई आर, थीटा बाई वी करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई जी आर, इसका रेसिप्रोकल हो जाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ जी आर। और रेसिप्रोकल ऑफ जी आर हमें क्या देगा, ये देगा भाई हमें एन बी है तो ऊपर चला जाएगा और आर भी ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा के। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी तीनों केस बनेंगे, एन बी और ए के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी के को घटा के ही बढ़ सकती है, ये तीनों को नहीं बढ़ा सकते हम। यह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। अब इसके अंदर जो है दो छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं। एक है हमारे पास कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ठीक है। एक होता है भाई फिगर ऑफ मेरिट, ये और केस में क्लियर कर देते हैं। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ ए मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। मतलब कोई भी अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे घड़ी है उसका डिफ्लेक्शन होते जा रहा है, ऐसे ऐसे जो सुई है वो ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, तो जो पॉइंटें होती हैं यानी कि 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर जो डॉटेड होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डॉट होते हैं। ऐसे 1 से लेके 5 के बीच में, 5 मिनट के बीच में 5 डॉट होंगे। तो इसी तरह ये होता है फिगर ऑफ मेरिट का मतलब भी इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। उसका मतलब होता है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है अगर एमीटर में तो करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी कि यूनिट डिफ्लेक्शन अगर होता है तो करंट कितना होता है। वोल्ट मीटर में करें तो वोल्टेज पर यूनिट डिफ्लेक्शन, सभी में बात बराबर होती है, वोल्टेज पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जैसे कोई भी हमारे पास एमीटर है, ये है और वो यहाँ से उसकी 0 है, ये एमीटर है, ये सुई है यहाँ पे, तो एमीटर के नीचे यहाँ पे ए लिखा रहता है इसकी निडल के पास, और ये हमारे पास 5 है, तो ये एम्पियर मेजर करेगा और
5 एम्पियर तक मेजर करेगा। अब ये जो हमने कर दिया 1 2 3 4 5 करके, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर का करंट मेजर करेंगे तो 10 डिफ्लेक्शन होगी, 10 डिवीज़न होगी। तो ये इसी के अंदर है, डिफ्लेक्शन या डिवीज़न भी आ सकता है भाई। यहाँ पे एक डिवीज़न का कितना करंट है, एक डिवीज़न की कितनी वोल्टेज है, उसी को कहा जाता है फिगर ऑफ मेरिट। तो यहाँ पर जो 0 से लेके 1 तक, यानी कि अगर 1 एम्पियर का ये सुई अगर यहाँ पे आएगी तो इसको 10 डिवीज़न क्लियर करने पड़ेंगे ऐसे। और अगर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करते हैं इसका, यानी कि ये सुई 5 पे आ जाती है, तो 10 दूनी 20 40 और 50, यानी कि 0 से लेके 5 एम्पियर के करंट तक इसको कितने डिवीज़न कवर करने पड़ेंगे, 50। इसका मतलब 50 डिवीज़न जो हैं अगर क्लियर हो जाते हैं, 50 डिवीज़न अगर कवर कर लेती है ये नीडल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 50 डिवीज़न इज इक्वल टू 5 एम्पियर। 50 डिवीज़न ने 5 एम्पियर कवर करे तो इसका फिगर ऑफ मेरिट हो जाएगा, देयरफॉर फिगर ऑफ मेरिट, यानी कि वो हो जाएगा हमारे पास 1/50, 5/50, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1। यानी कि एक डिवीज़न के ऊपर अगर ये सुई का डिफ्लेक्शन इस डिवीज़न से इस डिवीज़न पर होता है ऐसे, तो ये कितना मेजर करेगी भाई, ये मेजर करेगी हमारे पास 0.8 और एम्पियर आएगा यहाँ पर। ये है इसका फिगर ऑफ मेरिट।